बाप भी देखा कि संविधान मेरे बाप का है। ये धरना प्रदर्शन किसी नेता की नेतागिरी बचाने के लिए नहीं है। मेरे भाई को अंदर मत करवाओ, मेरे भतीजों को अंदर मत करवाओ, मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना दे दे, ये धरना उसके लिए नहीं भाई। ये धरना इस देश के संविधान के साथ गद्दारी करने वाले हर सरकार के खिलाफ है। ये धरना पृथ्वीराज जी को प्राइवेट सिक्योरिटी की डिमांड करने के लिए नहीं है। हमारे ऊपर बहुत जुल्म जाती होती है, हमारा बचाव करिए, हमारी हिफाजत करिए। इसके लोग बहुत से आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं। यह धरना उसके लिए नहीं है। इस देश वर्तमान केंद्र सरकार के लीडरशिप में उनके गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था से लेकर डिफेंस सेक्टर तक और एम्प्लॉयमेंट से लेकर फाइनेंशियल सिस्टम तक कितना खोखला हो चुका है, उसका हिसाब करने के लिए यह धरना प्रदर्शन है। यह धरना प्रदर्शन किसी नेता की प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं है कि मैंने बहुत प्रॉपर्टी कमाई है, इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, ईडी का दबाव आ सकता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दबाव आ सकता है। मेरे परिवार की 1200 करोड़ व्हाइट प्रॉपर्टी है, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस बड़ी सीरीज चलाकर लंबे तरीके से एक्सपोज करता रहता है। कोई सरदार पटेल के रोड का जिक्र होता है तो कोई नोएडा का जिक्र होता है। उसके समर्थन में या बचाने में नहीं आए, क्योंकि नालायक की गिरी करने वाले किसी नेता के समर्थन में हम कभी उतरे थे ना भविष्य में कभी उतरेंगे। लेकिन ऐसे नेताओं के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल करके मैं अपनी जुबान खराब क्यों करूं, मैं अपनी जुबान खराब क्यों करूं। लेकिन ऐसे नेताओं के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जुल्म का पेट एक दिन फटेगा जरूर। नॉर्मली मैं कभी शेरो शायरी बहुत कम करता हूं, लेकिन जब करता हूं तो बीच में फिर रुकता नहीं हो। भाई जुल्म का पेट एक दिन फटेगा जरूर, गरीबों का हक एक दिन बटेगा जरूर, लेकिन नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। इस तरह से नेतागिरी करने वाले, इसके समर्थन के लिए धरना नहीं है। मोदी सरकार का हिसाब किताब, लेकिन मोदी जी अपना हिसाब किताब देना नहीं चाहते, चुप रहना चाहते। कितने दिन, कब तक? 24 लंबा तो नहीं है। वैसे मोदी जी का रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत के 1950 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री ने भाषण किए हैं ना, उसके 100 गुना ज्यादा भाषण अकेले मोदी ने किए। अक्सर भाषण ही देते रहते, पत्रकारों से नहीं मिलते। हमारे पत्रकार लोग यहाँ बैठे बेचारे तरसते रहते हैं, लेकिन कोई फिल्मी कलाकार जाता है वो पत्रकार बनता है, डुप्लीकेट पत्रकार बन के इंटरव्यू लेता है। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिला था, जो अपनी नीतियों के बारे में खुलकर समर्थन करने को पत्रकार के बीच में जाने की हिम्मत नहीं करता है। उसके सीने की बात ना करे तो अच्छा है, उसके सीने की बात ना करे तो अच्छा है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं, मोदी जी तू इधर उधर की बात मत न कर। मैंने कहा ना, जब शेरो शायरी करता हूं तो मैं भी रुकता नहीं हूं। है वकील, कोई कभी साहित्यिक नहीं हो, शायर नहीं हो, लेकिन एक कांशीराम जी के तालीम का फायदा हो, बच्चा हो, इसलिए सब कुछ करता हो। और इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी तू इधर उधर की बात ना कर। ये तो बता ये काफिला क्यों लूटा, ये तो बता ये काफिला कैसे लूटा। मुझे रहे जनरल से गिला नहीं, मुझे रहे जनरल से गिला नहीं। तेरे रहबरी का सवाल है, तेरे लीडरशिप का सवाल है। और यही लीडरशिप कहते हैं बीजेपी वाले, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारी जितनी मेंबरशिप है दुनिया में किसी की नहीं है। तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर बोलता क्यों नहीं? भारत के बाहर जाकर बोलते हो, अच्छी बात है, बोलना चाहिए,
आपका पार्लियामेंट्री मैंडेट है, आपका हक बनता है, बोलो। लेकिन भारत के लोगों को भी आपको पार्लियामेंट के अंदर सुनने का संविधान द्वारा अधिकार है ना, तो इस अधिकार से आप दूर क्यों भागते हो? और यह दूर भागकर देश की छिपाई नीति हमारे डीजीपी यहां पृथ्वीराज जी बैठे, सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए क्या मशक्कत करनी पड़ती है, वो जो पढ़ाई करता है उसका मालूम है। कोलैटरल एंट्री के माध्यम से पिछले 2 वर्ष से जो कभी आईएएस नहीं हुआ, आईपीएस नहीं हुआ, वो सरकार चलाने में लगा है। तो ये क्या संवैधानिक तरीके से सरकार है? ये बिल्कुल गैर तरीके से संवैधानिक सरकार है। और ये कहता है कि हमने देश का बहुत विकास किया, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, पिछले 5 साल में 10 लाख लोग भारत छोड़कर बाहर गए, उन्होंने भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। मेरा तमाम भाजपा वालों से सवाल है कि अगर भाजपा के अंदर में पूरे देश का विकास हुआ है, तो पिछले 5 साल के अंदर 10 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग क्यों दिया? कोई लड़की पाकिस्तान से यहां आती है, 4 बच्चों के साथ आती है, दावा करती है कि मेरा यार यहां का है। गृह मंत्री क्या कर रहा है? भारत का गृह मंत्री क्या कर रहा है? गुजरात तो सरदार पटेल के लिए जाना जाता है ना, और सरदार पटेल को तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो अमित शाह जी, आप भी तो उसी गुजरात के हो ना, आपको जवाब देने में दिक्कत क्या है? एक कोई पाकिस्तान से महिला चुपके से नेपाल के रास्ते से आपके भारत में घुसती है, 4-4 बच्चों के पासपोर्ट बनवा कर आती है, तो आपको गृह मंत्री रहने का कोई नैतिक अधिकार है या नहीं? ये बहुजन रिपब्लिकन सोशल पार्टी का सवाल है। लेकिन ऐसे गैर तरीके से काम करने वाले नेताओं को साथ देने वाले, कोई महाराष्ट्र का रामदास अठवले भी होता है, कोई राजस्थान का मेघवाल भी होता है, कोई तोमर भी होता है। अरे उत्तर प्रदेश के नाम गिनाओ तो कितने, कोई राजभर है, कोई निषाद है, कितने गिनाओ? कोरी है, आहिर है, जाटव है, क्या? अब जाटव का जब नाम लिया तो जाटव भी जब बीजेपी में जा रहा है तो मायावती की जगह कहाँ है? सहारनपुर के कुछ लोग बीजेपी में जाते हैं तो सहारनपुर के लोगों को जवाब देना चाहिए। आप महाराष्ट्र में आते हैं, हम सबका वेलकम करते हैं, हम कभी विरोध नहीं करते। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स लिबरल है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ठाकुर और ब्राह्मण मुंबई से चुन के जाते हैं, महाराष्ट्र से चुन के जाते हैं। महाराष्ट्र लिबरल पॉलिटिक्स के लिए कभी भी तैयार है। साउथ इंडिया के लोग एमएलए एमपी है महाराष्ट्र में, नाम सुब्रमण्यम है, नाम तमिल सेल्वन है, फिर भी वो मुंबई जैसे सीटें से चुन के जाते हैं। महाराष्ट्र इज नोन फॉर द लिबरल लैंड, एक लिबरल पॉलिटिक्स की जगह है। लेकिन हम जब कदम दिल्ली में रखते हैं तो सब सवाल पूछते हैं, माने साहब अरे आपने कदम रखा, इसकी दुकान बंद होगी, उसका क्या? अभी जब दुकान का नाम लेते हैं तो मुझे वो पुराने फिल्म में एक जॉनी वॉकर कॉमेडी एक्टर था ना, उसकी याद आती है। जॉनी भाई, हमेशा लोग पूछते थे जॉनी भाई रहते कहाँ हो? जॉनी भाई कहते थे मकान में रहता हूं, मकान में रहता हूं। जॉनी भाई मकान कहाँ है? दुकान के सामने। जॉनी भाई मकान कहाँ है? दुकान के सामने। आदमी परेशान पूछता है मकान कहाँ है? दुकान के सामने। दुकान कहाँ है? मकान के सामने। घूम घूम के फिर आदमी परेशान होकर पूछता है अरे साले में ये तो बता दोनों कहाँ है? तो जॉनी भाई कहता है आमने सामने। मोदी जी यही खेल खेल रहे हैं इस देश में, कहीं सही पता नहीं बता रहे, देश की कृषि नीति का पता नहीं बता रहे, देश के अर्थनीति का पता नहीं बता रहे। अभी 2000 रुपीज की करेंसी बंद हुई, जो मेरा साथी ने जिक्र किया। 2016 में ये बीआरएसपी हमारी पार्टी है, जिसने रिजर्व बैंक के ऊपर मुंबई में मोर्चा निकालकर 1000 करेंसी को बंद करने की डिमांड रखी थी। बंद हुई, मोदी ने हमारी बात सुनी, लेकिन आधी सुनी, 1000 की बंद करवाई, 2000 के लेकर आए। करप्शन बड़े नोटों में होता है। बहुजन समाज के राजनीति का पराभव अर्थनीति के द्वारा किया जाता है, और अर्थनीति ये बड़े बड़े पार्टियों के हाथ में होती है। हमने सही नर्स पहनी,
जैसे मोदी जी ने अभी सही नफ्स पकड़ते हुए चुनाव के पहले 2000 का नोट करेंसी का बंद करवाया और विपक्ष का कमर तोड़ने का काम किया। लेकिन इनके साथ में मैंने कहा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोग दौड़े चले जाते हैं हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रीयत्व के नाम पर। ये जब दौड़े चले जाते हैं तो मुझे राहत इंदौरी साहब याद आते हैं। राहुल, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब याद आते हैं और उनके वो अल्फाज, उनकी वो जुबान मुझे अपने सामने दिखती है। वह बुलाती है मगर जाने का नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की वही जुबान, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो बुलाती है फिर भी जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, वहां जाने का नहीं। ये दुनिया है, वहां जाने का नहीं। मेरे बेटे, किसी से भी तू इश्क कर, मेरे बेटे तू किसी से भी इश्क कर, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्यार में डूबे हुए दलित नेता हो, संगठन हो, पार्टियां हो, इनको ये डॉक्टर राहत इंदौरी की 2 लाइनें जो सुनाती है, क्या कम है? और आजकल तो माहौल अलग है। जैसे मेरे साथी रमेश पाटिल ने कहा, 19 जुलाई को हमने महाराष्ट्र में लैंडलेस लोगों का स्ट्रगल, उसकी आवाज विधानसभा तक पहुंचाई। ठीक है, हमारा एमपी नहीं है, हमारा एमएलए नहीं है। कांशीराम जी को ये पूछा था कि आपका भी कोई एमपी नहीं है, आपके कोई एमएलए नहीं है? कांशीराम जी ने कहा था, ठीक है यार, मेरा कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं, लेकिन रास्ते इतने जाम कर दूंगा कि उसकी आवाज पार्लियामेंट और संसद में अपने आप पहुंचेगी। ठीक है, हमारा कोई एमपी नहीं, एमएलए नहीं, परवाह नहीं। और जो है वो भी गधे सारे थोड़े कम के, जो है वो भी सारे गधे थोड़े कम के। हमारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी असरदार होना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रभावित करना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और ये काम आने वाले दिनों में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ऐसे हजारों और कर्मठ कार्यकर्ता के बलबूते पर इस देश के कोने कोने में करते रहेगी। लेकिन बीजेपी समझ रही है, मुसलमानों को डरा धमका कर एनआरसी का नारा, आज नहीं तो कल तुझे वोट से वंचित करके रहूंगा, पहली तेरी नागरिकता छीन लूंगा, और नागरिकता छीनने के बाद तेरा वोट जरूर चला जाएगा। और जब तेरा वोट छीना जाएगा तो योगी के भाषा में 80 बनाम 20 का संघर्ष होगा। देखते हैं इतिहास में, हम भी बाबा साहब की औलाद हैं, हम भी कांशीराम जी के बहुजन आंदोलन की औलाद हैं। तुम 80 बनाम 20 लेकर चलो, हम 15 बनाम 85 लेकर चलेंगे। देखते हैं फैसला किसके तरफ होता है। ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन आज डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों की जब बस्तियां दिल्ली जैसे शहरों में क्यों हो गया भाई मोदी जी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, देश में 100 सीटें, 100 शहर, 100 बड़ी बड़ी सिटीज स्मार्ट सिटी के नाम पर आइडेंटिफाई की थी ना, क्या हो गया? कहा गए दिल्ली की झोपड़पट्टियों को हम पक्का मकान देने वाले, वादा करने वाले, कहा है भाई? वो सारा कहा, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर गरीबों की जमीन हड़पना, नेशनल हाईवे को लेकर किसानों की जमीन हड़पना, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों की जमीन छीनना, लेक्स, डैम्स, रास्ते, इनके नाम पर जमीन खींचना, क्या है? जैसे मैंने कहा, अपनी पहचान मिटानों को कहते हैं मोदी सरकार, बीजेपी सरकार हमारी पहचान मिटानों को कहती है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहती है। हमारी पहचान मिटाने को कहती है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहती है। पत्तियां रोज गिरा देती है यहाँ जहरीली हवा, ये भी डॉक्टर राहत इंदौरी के अल्फाज है। पत्तियां रोज गिरा देती है यहाँ जहरीली हवा, और हमें
पेड़ लगाने को कहा जाता है। इस तरह की इस देश को गुमराह करने वाली नीति पिछले 5 साल में मोदी जी सरकारी बैंकों के कर्ज लेने वाले लोग कौन है? हमारे रिश्तेदार। वो राहुल गांधी बोल गए इंसिडेंटली सबका नाम एक जैसा क्यों है? राहुल गांधी बोल गए कि इंसिडेंटली सबका नाम क्यों है? सूरत की अदालत खड़ी हुई, गुजरात हाईकोर्ट की अदालत खड़ी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो समझदार लोग बैठे हैं। उन्होंने नोटिस इश्यू किया गुजरात गवर्नमेंट को, जजमेंट को स्टे किया, जजमेंट के ऊपर नोटिस इश्यू हुआ। मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकालत हूं। जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के हेड के नाते जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ पढ़ाता था, तो वहां का भी मेरा 1-2 साथी और सुप्रीम कोर्ट का जज है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस है। मेरे अंडर 25 लोगों ने पीएचडी की है, उसमें से कई जजेस है। हम भी कानून की परिभाषा को समझते हैं। जब इस देश में कानून के साथ खिलवाड़ करके गलत तरीके से सरकारी चली जाएगी, तो मुझे फिर वही याद आता है, देश के राजदारों ने अमन छीन लिया, देश के राजदारों ने अमन छीन लिया है, रात के पहरेदारों ने भी अमन छीन लिया, देश के राजदारों ने अमन छीन लिया है, रात के पहरेदारों ने भी अमन छीन लिया है। जब जिस्म से रूह जुदा हुई। अब कुछ लोगों को उर्दू समझती नहीं, रूह मतलब आत्मा, सोल, जो हम अम्बेडकर लोग नहीं मानते। जब जिस्म से रूह जुदा हुई तो शमशान के ठेकेदारों ने भी कफन छीन लिया। ऐसी देश की हालात बनाने के लिए क्या मोदी सरकार को कोसना नहीं चाहिए? और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ इन सरकारें बनवाने की तरकीब और उसकी मैकेनिज्म, उसका पॉलिटिकल वेपन मैं संविधान के माध्यम से आपके हाथ में छोड़ रहा हूं। पार्लियामेंट का वो भाषण बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, तो बाबा साहब ने कहा मैं इस देश के अनपढ़ गवार महिला समेत सारे लोगों को वोट का अधिकार दे रहा हूं। उस एक वोट की कीमत और राजा महाराजा की वोट की कीमत दोनों बराबर होगी, और मेरा गरीब आदमी एक न एक दिन उसी वोट के सहारे दिल्ली के तख्त पर जाकर बैठेगा। बाबा साहब की यह संवैधानिक सोच उस कांग्रेस वालों को अच्छी नहीं लगी। उसमें एक आचार्य कृपलानी थे, उन्होंने बाबा साहब को कहा बाबा साहब आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। बाबा साहब ने कृपलानी को पूछा क्यों नहीं होगा? अरे कृपलानी ने कहा बाबा साहब आप जिनको वोट का अधिकार दे रहे हो वो गरीब लोग हैं, लाचार है, मजलूम है, वो बिकेंगे, उनका वोट बिकेगा। जब उनका वोट बिकेगा तो उनका नेता बिकेगा। और उत्तर भारत में कितने नेता बिकने लगे हैं, कितने बनते? उत्तर प्रदेश से लेकर ये हमारे तूफान जी बहुत बुजुर्ग साथी है, उन्होंने खुद भी एक बार बसपा की तरफ से दिल्ली में चुनाव लड़ा है। वो भी अच्छे तरह से उत्तर प्रदेश के नेताओं को जानते हैं। कहते हैं ना लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, भूखमरी तंग बस्ती देखी नहीं जाती। लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, भूखमरी तंग बस्ती देखी नहीं जाती। हम देखते हैं उनके सल्तनत को अपने नेक नजरों से, लेकिन उनको हमारी झोपड़ी भी देखी नहीं जाती। जब ऐसे नेता पैदा होता है तो वही कांग्रेस के नेता ने कहा कि आपके नेता बिकेंगे। बाबा साहब ने कहा कृपलानी तुम्हारी बात सच है, मेरा समाज गरीब है, लाचार है, मजलूम है। कांशीराम साहब इस देश के अकेले नेता बाबा साहब अम्बेडकर के बाद रहे जिन्होंने बहुजन समाज को अपने वोट के पावर का एहसास कराया। मायावती नहीं बचा पाई, ये क्या यह सच्चाई नहीं है? और ये बात अगर मैं कहूंगा तो ये कोई मायावती के ऊपर टिका है? गिरते हुए बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को पूरे देश में मैं भी मायावती के साथ 11 साल महामंत्री के तौर पर काम किया है। लगभग देश के 13 राज्यों का प्रभारी रहा हूं।
आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट से 2 विधायक मैंने जिता कर दिए थे, तो क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है? तूफान जी, जिन्होंने अपने 40-35 साल इस मूवमेंट के साथ लगाए हैं, हम कोई अहरे गहरे नत्थु खेरे किनारे पर बैठे हैं थोड़ी है। जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, उस हर बच्चे को बोलने का अधिकार है। और इसीलिए कांशीराम साहब ने वोट पावर इकट्ठा की। बाबा साहब ने वही कांग्रेस के नेताओं को कहा, मेरा समाज गरीब है, लाचार है, मजलूम है, लेकिन जिस दिन मेरा आदमी अपनी वोट की सही कीमत पहचानेगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे इतना बड़ा भिखारी दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा। क्या हमने बाबा साहब के इस सपने को पूरा नहीं करना चाहिए? क्या हमने बाबा साहब की इस बात को याद नहीं करना चाहिए? बाबा साहब की इस बात को एक तरफ याद करें, कांशीराम साहब के वोट पावर, वोट शक्ति को हम याद करें, और देश की सल्तनत पर बैठे हुए ब्राह्मणवादी ताकतों को पहचान कर, अपने सही नेता को चुनकर, अपने सही संगठन के आधार पर देश के हर प्रत्येक राज्य से निकलकर, कोई जम्मू कश्मीर से निकले, कोई तमिलनाडु से निकले। कल कार्यक्रम है, उसके उद्घाटन करने वाले तमिलनाडु के सांसद हैं, वो भी अम्बेडकराइट नेता है। कोई तमिलनाडु से निकले, कोई कश्मीर से निकले, कोई पंजाब से निकले, कोई गुजरात से निकले, और एक दिन इस दिल्ली के ऊपर धावा बोलने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी तैयारी करने के लिए 2024 तो बहुत नजदीक है। दिल्ली वाले बहुत आजकल जय भीम करते हैं, समझ रहे ना? दिल्ली वाले मतलब समझ गए ना? बहुत जय भीम करते हैं। वो हमारा एक मंत्री था, दोस्त राजेंद्र पाल गौतम, आने वाले थे, कुछ कारणवश नहीं पहुंचे। एक बुद्धिज्म के प्रोग्राम में गए, बनते जी हमारे बैठे। क्या बुद्धिज्म के कार्यक्रम में जाना बनते जी गुनाह? अरे वो अंबानी की बीवी, क्या नाम उसका? हाँ, वो बराबर आपको याद है। आपकी मेमोरी जहाँ चाहिए वह काम नहीं करती, जहाँ नहीं काम करना चाहिए वही काम करती। इसलिए तो मोदी जैसे लोग हुक्मरान बनते हैं। वो अभी अमेरिका में गई, ऐसी थोड़ी कहते मैं प्रभु रामचंद्र की धरती से आई हूँ। ये कावड़धारी लोग बेचारे कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड में जाके आया, और उत्तराखंड से हमारे साथी बैठे इधर लखनऊ से चलकर आए अतर सिंह जी, अब नौकरी छोड़कर आए, इसलिए मैंने मंच पे बिठाया। भविष्य के नेता ऐसे ही पैदा किए जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये मत समझना कि मैंने आपको बुलाया, अगली बार तो समझेंगे मुझे भी नेता बना रहे, ऐसे चक्कर में मत रहना। उत्तराखंड में गया था। उत्तराखंड नेचुरली, नैसर्गिक हिसाब से ज्यादा लोगों का बोझ नहीं ढो सकता, ऐसी जमीन है। हरिद्वार में कितने लोग जाके आए? 5.5 करोड़ लोग। जब हरिद्वार जैसे जगह पर क्या जमीन उतनी मजबूत नहीं है, उत्तराखंड जैसे एक नेचुरली अवस्था की जो लैंड है, वो ज्यादा लोगों का बोझ नहीं ढो सकती है। वहां लोगों को भाग्य और भगवान के सहारे लेकर जाओगे, करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। मोदी जी कौन जिम्मेदार? क्या आप नहीं जिम्मेदार? गंगा के नाम पे आपने करोड़ों रुपया बहाया, मिनिस्ट्री बनवाई केंद्र सरकार की। नहीं, इसको तो शुद्ध करके ही रहेंगे। वो एक हमारी मंत्री बाई थी, बीच में आई थी, आजकल पता नहीं कहा। गैस सिलेंडर के भाव 400 रुपए थी, तब रोड पे दिखती थी, आज कहा है मेरे को पता नहीं। क्या नाम है उसका? हाँ, फिर वही गलती कर रहे, वो 400 रुपए भाव था, तो क्या बहुत हो गई अब महंगाई की मार। और अब 1200 रुपए के ऊपर गया ना। पहले बोले हर पेट्रोल पंप के ऊपर मेरे गरीब दलित महिला के आंख में से जो जाता हुआ धुआं और उससे निकलते हुए आंसू किसने पोछे? अब साला सारे गैस कनेक्शन वापस, फिर लकड़ी, फिर चूल्हा, फिर जंगल की लकड़ी, और इसी के साथ अब पेट्रोल पंप की एडवर्टाइज भी बंद हो गई। वो महाराष्ट्र में मुझे पेट्रोल पंप मिला, वो जो एडवर्टाइज देखकर कुत्ते भी बहुत ज्यादा भौंकते थे, कुत्ते भौंकते थे। मैंने जब सभा चल रही थी अपनी, तो इधर से कुत्ता गया, तो एक आदमी ने, साथी ने कहा देखो, मैंने कहा फिक्र मत कर, अगली बार उसको भी वोट का अधिकार मिल सकता है, उसकी भी हिफाजत कर ले, क्योंकि मोदी जी के हुकूमत में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अंबानी के बीवी को भी विदेश में जाकर कहना पड़ता है
भारत के तमाम हिंदू संस्कृति के ठेकेदारों, ब्राह्मणवाद के ठेकेदारों, इस देश का सबसे नंबर 1 का पूंजीपति आदमी, उसके बीवी को कहना पड़ता है अमेरिका में जाकर कि मैं बुद्ध के धरती से आई हूं। यही अंबेडकर आंदोलन की ताकत है, यही अंबेडकर आंदोलन की ताकत है। और इसी ताकत के सहारे भारत के कोने कोने में चलकर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत को चलेंगे। अब दिल्ली में आए तो पृथ्वीराज जी हर कोई कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जाओगे क्या, तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नहीं, क्या बाहर है क्या? और मैं थोड़ा नकली पासपोर्ट बना के 4-4 बच्चे निकाल के यहाँ उत्तर प्रदेश का। अरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, ठीक है, तुम्हारे में औकात है तो तुम उत्तर प्रदेश संभालना। पंजाब खाली है, हरियाणा खाली है, हिमाचल प्रदेश खाली है, उत्तराखंड खाली है, बिहार खाली है, और दिल्ली कितना खाली है? एक समय 17% वोट बैंक थी महारानी जी। महारानी मतलब समझते हो ना? यूपी वाले तो समझते हैं, नॉर्थ वाले समझते हैं, साउथ वाले महारानी की भाषा नहीं समझते। महारानी एक वक्त इसी दिल्ली का 17% वोट था। यही तूफान जैसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता के बदौलत हर बच्चे ने इस दिल्ली के भूमि पर बहुजन आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। आज आपका हक, आज आपका पता क्या है? और वही केजरीवाल जी पिछले 3 साल में 2000 करोड़ के पास, केजरीवाल जी में 2000 करोड़ के पास उतना पैसा किस पर लगाया? एडवर्टाइज में लगाया, एडवर्टाइज में लगाया। और वही हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी एक बुद्धिज्म के फंक्शन में गए, बाबा साहब की दी 22 प्रतिज्ञा को दोहराया, तो केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल जी की छुट्टी करवा दी, राजेंद्र पाल जी की छुट्टी करवाई। मैंने राजेंद्र पाल जी को मुंबई बुलाया, उनका सत्कार करवाया, महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में भी उनका सत्कार करवाया। और बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा को दोहराना अगर गुनाह है, तो किसी शायर ने कहा है कि अगर सच कहना गुनाह है तो सारे कौम के हम गुनहगार बनना पसंद करेंगे, हमें किसी की फिक्र नहीं है। और इसी दावे के साथ आने वाले दिनों में आप कहोगे माने साहब पूरा दिन धरना प्रदर्शन चलाना, राहुल आसान नहीं होता, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ एक भी बैठा हुआ आदमी कोई रेंटल नहीं है। उत्तर प्रदेश में रेंटल नेता भी मिलता है और कार्यकर्ता भी मिलता है, यहाँ कोई रेंटल नहीं है। हर कोई बंदा अपनी रेलवे टिकट निकाल कर पहुंचा। किस उम्मीद से पहुंचा? हमारी तमाम सारी महिलाएं, उसमें आदिवासी समाज की भी महिला है, मुस्लिम समाज की भी महिला है, ओबीसी समाज की भी महिला है, पुरुष तो है ही। यही तो कांशीराम साहब का बहुजन समाज का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला का बनाकर जब देश के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो कहते हैं ना, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और ये आगे के लड़ाई का आज एक ऐलान है, ये शुरुआत है। अनवेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत करना, एक आधे रास्ते को मुकाम पर तय करने जैसी बात है। आज हमने कदम रखे हैं, आने वाला भविष्य उसकी तरफ उतनी ही रफ्तार के साथ हम बढ़ेंगे। और ऐसे बढ़ते हुए रास्ते में आप भी सारे लोग, चाहे छोटे मोटे पत्रकार हो, क्योंकि हमारी कोई न्यूज कल बड़ी मीडिया में नहीं छपेगी, हमको पता, आपको पता। मैं खुद रिपब्लिकन टीवी चैनल पे डिबेट में रहता हूँ। अर्नब गोस्वामी मेरा निजी फ्रेंड है, कभी कभी उनके लफड़े समझने के लिए ऐसे लोगों से दोस्ती करनी पड़ती है। तो पत्रकार लोग काफी अंदर के इनपुट देते हैं, सच है ना, क्योंकि ये सारे लोग इधर उधर जाते रहते हैं, उनके पास इनपुट रहता है। तो ये तमाम सारे पत्रकार हमारी कोई खबर नहीं छापेंगे, मुझे पता। इसीलिए तो कांशीराम साहब ने पत्रकारों को एक अलग ट्रीटमेंट दी थी, मतलब ट्रीट दी थी, ट्रीट समझते ना। तब मैं था बगले के सामने, मैं खुद था उस समय पे मौजूद था। और इसीलिए पत्रकार कोई बड़ी खबर देंगे, कोई परवाह नहीं। बाबा साहब की भाषा और कांशीराम जी की भाषा, जितने पत्रकार हमको मारेंगे उतना हमारा कार्यकर्ता डबल ताकत से खड़ा होगा। जितना उसको निगलेक्ट करेंगे उतना कार्यकर्ता हर पत्रकार की भूमिका निभाएगा, अपने समाज तक अपना मैसेज पहुंचाएगा। और इसलिए कल कोई अखबार में हेडलाइन नहीं होगी, कल कोई बड़े टीवी चैनल की कोई न्यूज नहीं होगी। इसका मतलब तुम समझ लेना, हम सही रास्ते पर चल रहे हो, कोई गलत रास्ते पर नहीं है।
और ये जो भी किया है कोई इसका अंदाजा लगा देगा कि किसी ने पैसा दिया क्या माने साहब को ये करवाने के लिए। अरे हम दूसरे भिखारी के औकात पर नहीं जीते, हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है। जब मेरे मूवमेंट में मायावती ने कहा कि यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दो, तो 1,60,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला ये डॉक्टर माने 1,60,000 की नौकरी छोड़कर 12 साल बाकी थे, वो छोड़कर मैं इस मूवमेंट में आया हुआ साथी हूँ। तो हमें खरीदने के बारे में कोई ना सोचे तो बहुत अच्छा है, ना सोचे तो अच्छा है। और इसलिए कोई आप में से कहेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, तो ये तमाम सारे बैठे हुए कार्यकर्ता है ना, जो कांशीराम जी की भाषा है, रमेश पाटिल यहाँ बैठा है, उस वक्त भी कांशीराम जी ने महाराष्ट्र से पैसा लाया था। और आज भी इस प्रोग्राम के लिए बड़ी फंडिंग मैं महाराष्ट्र से लेकर आया हूँ, किसी नहले घेरे नट्टू खैरे से नहीं। और ये मुद्दा इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि कल कोई ना कहे कि हम किसी के इशारों पर काम करते हैं, वो बड़े बड़े सोशल मीडिया में चलाएगा, जो इशारा देगा वो सहारा करेगा। ऐसे अक्लमंद लोगों की सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें गिरने वाले नहीं है। कहते हैं ना, हवा के झोंके से गिरने वाले वो पेड़ के सूखे पत्ते नहीं है। हवा के झोंके से गिरने वाले पेड़ के वो सूखे पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कहे वो अपने औकात में रहे, आंधियों से कहे वो अपनी औकात में रहे, ये इशारा देते हुए। और कल हमें फिर सुबह 10 बजे से डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी भौशी रोड पर एक खास सब्जेक्ट को लेकर संविधान परिषद करनी है, वो भी कल 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें भी तमाम सारे कार्यकर्ता, मुझे मालूम है किसी को ताजमहल देखना है, मुमताज को तो नहीं देख पाए, तो चलो ताजमहल देखने जाए। हर एक की इच्छा होती है, मैं भी देख पा आया हूँ, मुमताज को नहीं, ताजमहल को देखा है। तो आप गलत फहमी में रहोगे, ईमानी साहब गए तो हम क्यों नहीं जाते। मैं भी गया हूँ ताजमहल को 84 को, जब पार्टी की स्थापना हुई बीएसपी की रेड फोर्ट के सामने, तब हम पहली बार गए। ये हमारे रमेश पाटिल है, हरिद्वार के बाई इलेक्शन में 1987 में मायावती को जितवाने के लिए महाराष्ट्र से 54,000 रुपया, तब 54,000 रुपया कोई मामूली नहीं था, 54,000 रुपयों के साथ महाराष्ट्र का वर्कर आया था। इलेक्शन हुआ, कांशीराम जी ने कहा भैया अब हरिद्वार का चुनाव हुआ, जाओ बाजू में बनारस है, सम्राट अशोक ने क्या करिश्मा किया है देख के आ जाओ। इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हुआ, देखने को कहा, हम भी ऐसे घूमे हैं। तो आपको भी कहना है कि कल का प्रोग्राम होने के बाद आप भी आजाद पंछी हो, कहीं भी घूमो, लेकिन मोदी जी से जरूर नहीं मिलना। कई ढांचे में आओगे पता नहीं, किसी के कब्जे में आओगे पता नहीं। इसलिए शाम को कल 5 बजे के बाद जो अपनी गाड़ी है वो चले जाए, लेकिन जो रुकेंगे वो अपने आप को संभाल कर रखिए, कोई मुसीबत में ना फंसे। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अपने प्रमुख कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर आपके पास जरूर रखे। फिर एक बार यहाँ के आयोजक पृथ्वीराज जी, जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, वो डीजीपी है, रिटायर्ड डीजीपी है, इसलिए उनका एक अलग स्टेचर है। हमारे जितेंद्र भाई बहुत पुराने साथी है, मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद एक जगह पे इतना घंटा तक बैठना पड़ा है उनको, इतने घंटे तक बैठे हैं, बहुत सालों के बाद बैठे हैं। इन तमाम साथियों का, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सारे हमारे पत्रकार साथियों का, मीडिया कर्मी का, पुलिस दल का, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।